हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस। कैसे आप सभी। तो गाइस, कल यानी फ्राइडे को आपका कोई भी क्लास नहीं हो पाया था। एक्चुअली में मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा था, ठीक है। इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे भी नहीं पाया कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो आज ही मैं वापस आया हूँ और आज वापस आके सबसे पहले जो मैंने बोला हुआ था, आपका जो वन लाइनर टेस्ट चल रहा है उसका मैं वीकली टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उसी पे काम किया और आज आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। सुनने में हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे, तो जिसको नहीं सुनना है वो थोड़ा देर के लिए अपना कान बंद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, इस टेस्ट के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे को मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा इसमें आपने जो पूरा वीक पढ़ा है उसी का मैं यहाँ पे टेस्ट लूँगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मैं देख रहा हूँ जो एमएफसी के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, लेकिन वो लोग ये वन लाइनर वाला नहीं कर रहे हैं। शायद हो सकता है उनको इजी लगता हो, ठीक है। तो मैं सबका मार्क्स डेली देखता हूँ कितने लोगों ने अपडेट किया है। तो कुछ बच्चे हैं जो क्लास नहीं करते हैं जी, हो सकता है उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर या उनको सब कुछ आता हो, तो ये भी एक वजह हो सकता है, ठीक है। तो जो भी टेस्ट देते हो रेगुलर और जो नहीं देते हो, उन सभी के लिए जो अभी ये टेस्ट दोगे उन सभी के लिए मैंने आज टारगेट सेट किया है। आपको 45 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। और ये जो आज मैं टेस्ट ले रहा हूँ ये हर एक सप्ताह होगा, हर एक वीक होगा। और यहाँ पे आपका एक एनालिसिस होगा, अपने पूरा सप्ताह जो पढ़ा उसमें आपने कितना याद रखा है और एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है सुनने में आपको बुरा लगे, लेकिन जो मिनिमम स्कोर है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए वो है 45, ठीक है। तो 45 जिसको आ रहा है, 45 एंड एबव, वो समझ सकते हो आप एग्जाम में पास करने लायक हो, ठीक है। लेकिन जिसको भी 45 से नीचे आ रहा है वो मेरे लिए फेलियर स्टूडेंट है और वो आज से 10 साल पहले भी तैयारी ही कर रहे थे और अगले 10 साल तक भी तैयारी ही करेंगे। शायद उनको सुन के थोड़ा बुरा लगेगा, ठीक है। 40 से 45 के बीच में जिसको स्कोर आ रहा है उनसे मैं खुश नहीं हूं, लेकिन उनको एक मौका है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अच्छे करने का वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 40 से जिनको भी नीचे आ रहा है ये बिल्कुल सही बात है। आप अगले 2 3 4 5 जो भी है आप तैयारी करते रहोगे, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। भले ही आपको सुनने में बुरा लगे पर हकीकत यही है। आप पिछले 5 साल से भी तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। इस कोचिंग से उस कोचिंग और इस चैनल से उस चैनल, आपने सीखा अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर एक वीक का आप टारगेट पूरा नहीं कर सकते हो तो आप पूरा जो साल होता है, जो आपका एग्जाम होता है, उसमें तो आपको सिलेबस भी नहीं पता होता है कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उसमें compete कैसे करोगे। ये बहुत ही ट्रू है और बहुत ही हार्श है, लेकिन ये ट्रू है, ठीक है। यही ट्रूथ है आपके लाइफ का। आपने अभी तक जो टाइम स्पेंड किया है वो क्वालिटी टाइम है या नहीं है, वो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आज कितना दम है आप में। और 45 प्लस जिसको आए वो सभी अपडेट करोगे अपना मार्क्स, उससे नीचे जिसको आता है वो मार्क्स अपडेट नहीं करोगे। 40 से 45 के बीच वाले भी कर सकते हो, ठीक है। 40 से कम वाले मार्क्स अपडेट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं उनको देखना भी नहीं चाहता हूं, मैं पसंद भी नहीं करना चाहता हूं कि वो लोग कुछ सीख भी पाएंगे। जिस वीक आपको 40 से ज्यादा मार्क्स आएगा, 40 से 45 के बीच में, तो ऑन एन एवरेज है ये, मतलब स्टूडेंट उतना भी मेरे लिए कोई खास नहीं है। लेकिन 45 से अब जिसको आ रहा है वो सभी अपडेट जरूर करना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितना स्टूडेंट ऐसा है जिसमें पोटेंशियल है सक्सेस पाने का, ठीक है। चलिए इसी मोटिव के साथ आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आपको जग जाने का टाइम है, जिसको भी 40 से नीचे आ रहा है, ठीक है। जग जाओ, आपका नींद उड़ जाना चाहिए रातों का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। सारा रिवीजन क्वेश्चन है, कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं है। लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइना ने विकसित किया था। किसने किया था? चाइना ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी किस जगह से ब्रिटिश संसद चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद सबसे पहले चुने गए थे दादा भाई नेहरूजी, किस जगह से वो चुने गए थे आपको ये बताना है। तो वो जगह क्या है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम जरूर दूंगा, आप सभी टाइप करो। कोई भी सिर्फ टुकुर टुकुर देखोगे नहीं, मुझे वो स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जो सिर्फ टुकुर टुकुर देखता है। देखने से अच्छा है बाद में स्पीड करके देख लिया करो ना, अभी लाइव में आके आपको देखने की जरूरत है नहीं। यहाँ हो तो आंसर करो, नहीं तो वापस जाके सो सकते हो, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है।
तो जल्दी बताओ किस जगह से ब्रिटिश संसद चुने गए थे? ये चुने गए थे फिन्सबरी से। कहां से चुने गए थे? फिन्सबरी से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कब और कहां चली थी? विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कब और कहां चली थी? सबसे पहले बता दो कब चली थी? कब चली थी? ये चली थी 2003 में। और कहां चली थी अब ये बताओ, कहां चली थी? ये चली थी सिंगापुर में। कहां चली थी? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, मालाप्रभा या मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मालाप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटका में। ठीक है, कहां स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहां स्थित है? बीबी का मकबरा कहां स्थित है? जल्दी बताओ बीबी का मकबरा कहां स्थित है? ये स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, कहां स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद कहां है? यह है महाराष्ट्र में। और किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने किसकी याद में बनाया था? जल्दी बताओ। तो अपने वाइफ जिनका नाम था दिलरस बेगम। ठीक है, क्या नाम था? दिलरस बानो बेगम, उसके याद में बनाया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम भारतीय राज्य, जल्दी बताओ। सारा आपका पढ़ा हुआ है, तो ये है केरल। कौन सा राज्य है? केरल है। ठीक है, ये आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन था वो है। अब आप ईयर बता दो कि जिस किसी को याद है, जल्दी से ईयर बता दो। क्या है ईयर? ईयर है 1957। ठीक है, ये भी याद रखो। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी है माले। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य के द्वारा सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को चुना जाता है? उत्तर प्रदेश के बाद कौन सबसे अधिक लोकसभा में अपने मेंबर्स को भेजता है? जल्दी बताओ कौन भेजता है? ये भेजता है महाराष्ट्र। कौन भेजता है? महाराष्ट्र। ठीक है, और कितना भेजता है महाराष्ट्र? टोटल 48 लोकसभा मेंबर्स भेजता है। ठीक है, और यूपी कितना? यूपी 80। अगला क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ये थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, आई होप कि आप सभी आंसर कर रहे हो और अच्छे से आंसर कर रहे हो, सबको सारा क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1936 में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्मी स्पेशल जोन सहित डाकघर के भारत में कितने जोन हैं? जल्दी बताओ डाकघर के कितने जोन हैं आर्मी स्पेशल जोन सहित? अब जिनका भी यहाँ पे आंसर 8 है वो अपने आप को -2 निगेटिव देना। ठीक है, क्योंकि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था मैंने साफ साफ बोला था आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आंसर होगा आपका 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मी स्पेशल जोन सहित डाकघर के भारत में कितने जोन हैं, तो आपका आंसर होगा 9। क्योंकि मैंने बताया था 8 + 1 होता है। तो अगर अभी आपने 8 लिखा है तो आपसे बड़ा जो सिली मिस्टेक्स करने वाला है वो दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि कहने के बावजूद आप गलती करते हो। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजमेर की स्थापना किसने की थी? चलिए बताओ अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? अजय पाल के द्वारा। किसके द्वारा? अजय पाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम बताएं। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम बताना है, जल्दी से बताओ क्या नाम है अथर्ववेद का? अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोफत। ठीक है, और ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है?
नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है न्यू दिल्ली में। ठीक है, जिस किसी ने भी आंसर किया खटकवासला तो उनको भी -2 करना होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, माइनस उतना ही करना जितना आपकी इच्छा हो, क्योंकि आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था नेशनल डिफेंस कॉलेज अगर आए तो आंसर होगा न्यू दिल्ली, नेशनल डिफेंस एकेडमी आए तो आपका आंसर होगा खड़गवासला। तो ये गलती आप एग्जाम में मत करना। अगला क्वेश्चन है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जिस किसी ने राजस्थान आंसर किया, आंसर करो राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजस्थान में कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो। तो राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर में स्थित। भरतपुर कहाँ है? यह राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? क्या है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट की राजधानी थी मानीखेत। कहाँ थी? मानीखेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर करो। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ये थे मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर थे प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल है सोमेश्वर की पहाड़ी। कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी में आपका बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थान। अगला क्वेश्चन है दंड संहिता का कौन सा धारा हत्या से संबंधित है? हत्या से संबंधित कौन सा आपका आईपीसी धारा है? दंड संहिता का कौन सा धारा हत्या से संबंधित है? जल्दी बताओ, पढ़ा हुआ है सारा आपका, कौन सा है? यह है 302। अगला क्वेश्चन है वासव दत्ता किसकी कृति है? वासव दत्ता किसकी कृति है? वासव दत्ता सुबंधु का कृति है। किसका है? सुबंधु। ठीक है, सुबंधु का कृति है वासव दत्ता। अगला क्वेश्चन है तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? सबसे बड़ा निर्यातक देश है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि यूएसए है सबसे बड़ा निर्यातक, तो मैं बता दूं यूएसए कुछ टाइम के लिए ही सबसे बड़ा निर्यातक हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर से ये पोजीशन जो है सऊदी अरब के द्वारा जब्त कर लिया गया है। तो सबसे बड़ा तेल का निर्यातक जो है वह है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन नगर का प्राचीन नाम क्या था? मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन नगर का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी बताओ, क्या था? ये था अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो था अवंतिका। अगला क्वेश्चन है बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुखारेस्ट कहाँ की राजधानी है? जल्दी से याद करो, कहाँ की राजधानी है? तो यह है रोमानिया की राजधानी। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो आज मैं हथौड़ा नहीं चलाऊंगा, आज मैं हथौड़ा नहीं मारूंगा, क्योंकि आज मेरा इसमें कोई रोल है ही नहीं। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, जो आपने याद किया है मैं बस उसका टेस्ट ले रहा हूँ, और ये आपका एक एनालिसिस होगा कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या अगले साल और उसके अगले साल और आपको तैयारी करने की जरूरत है, और सालों साल आप तैयारी ही करते रहोगे। आज आपका वो टेस्ट है, और हर एक वीक आपको ये एनालिसिस खुद से करना है। अगला क्वेश्चन है स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ, स्टीपल शब्द याद करो जल्दी से, किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। किससे है? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है स्टीपल शब्द। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जल्दी बताओ, कौन सी झील है?
तो ये है केजिनसारा। ठीक है, कौन सी झील है? केजिनसारा, जो नेपाल में स्थित है। या केजिनसारा के बदले में आपको तिलिचो झील भी मिल सकता है, जो इससे पहले था। ठीक है, तो केजिनसारा या तिलिचो, लेकिन आपको याद रखना है केजिनसारा तिलिचो दोनों, केजिनसारा तिलिचो दोनों ऑप्शन में है, तो आपका आंसर जो सही होगा वो होगा केजिनसारा, और दोनों नेपाल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी बताओ, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था गोलघर का निर्माण? जल्दी बताओ। तो कैप्टन किसने? जॉन गैस्टिन ने करवाया था। किसने? जॉन गैस्टिन ने। ठीक है, जॉन गैस्टिन ने गोलघर का निर्माण करवाया था। और अगला क्वेश्चन क्या है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? जल्दी बताओ, कब हुआ था? 1674 में। ठीक है, मंथ कौन सा था? मंथ था जून। जून 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु का दूसरा परीक्षण कब हुआ था? भारत में परमाणु का दूसरा परीक्षण कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1998 में। ठीक है, और अगर डेट आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए 11 से 13 मई के बीच हुआ था। 1998 में 11 से 13 मई के बीच दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। जिसने पहले वाला का डेट दिया वो अपने आप को मार्क्स माइनस में डाल देना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो है यह कनाडा के, ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अनुच्छेद का प्रावधान कहां से लिया गया? जल्दी बताओ। अनुच्छेद का प्रावधान, तो अनुच्छेद का प्रावधान जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना? राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना? राउरकेला किसके सहयोग से बना था? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जलपोत कौन सा था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जलपोत कौन सा था? कौन सा था? ये था रेड ड्रैगन। कौन सा था? रेड ड्रैगन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है? डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है? जल्दी से बताओ, डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है? यह है रुडोल्फ डीजल। ठीक है, इनका नाम ही था डीजल, तो रुडोल्फ डीजल था इनका नाम। अगला क्वेश्चन है, हमदर्द के लेखक कौन हैं? हमदर्द के लेखक कौन हैं? हमदर्द के लेखक कौन हैं? कौन है? ये है अली जिन्ना। कौन है? अली जिन्ना। ठीक है, सॉरी क्या होगा? अली जिन्ना। ठीक है, अली जिन्ना है हमदर्द के लेखक। क्लियर है? देखो 40 क्वेश्चन हो चुका है और अभी तक आप कितने पानी में हो आपको पता चल गया होगा। टोटल 50 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगून किस नदी के तट पर बसा है? रंगून किस नदी के तट पर बसा है? जल्दी बताओ, रंगून किस नदी के तट पर बसा है? तो रंगून इरावदी नदी के तट पर बसा है। ठीक है, इरावती या इरावदी नदी के तट पर रंगून बसा है। अगला क्वेश्चन है, आंसू लिपि के प्रवर्तक कौन थे? शॉर्ट हैंड आंसू लिपि, इसके प्रवर्तक कौन थे?
कौन थे? ये थे आइजैक पिटमैन। कौन थे? आइजैक पिटमैन। ठीक है, पिटमैन थे आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को युगदूत किसके द्वारा कहा गया था? युगदूत राजा राम मोहन राय को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन को इजराइल से कौन अलग करती है? जल्दी बताओ, आपको किसी सागर का नाम या किसी चीज का नाम बताना है जो जॉर्डन को इजराइल से अलग करती है। कौन है? वह है भूमध्य, ठीक है, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर अलग करती है इजराइल को जॉर्डन से। ठीक है, कौन सा सागर? तो भूमध्य सागर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वासी जनजाति कहां से संबंधित है? भारत में आपको बताना है भारत के किस क्षेत्र से वासी जनजाति संबंधित है। भारत के किस क्षेत्र से वासी जनजाति संबंधित है? कहां से संबंधित है? तो ये लक्षद्वीप से संबंधित है। कहां से? लक्षद्वीप से संबंधित है वासी जनजाति। भारत में लक्षद्वीप में वासी जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से लड़ने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? मुगलों से लड़ने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? कौन थे? ये थे हरगोविंद। कौन थे? हरगोविंद थे मुगलों से लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, और जिसने भी 12 जनवरी किया वो अपने आप को जोर से एक तमाचा मारो। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? कौन सा देश है ये? ये देश है भूटान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। इसका था सातवाहन वंश का शासक। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को कब बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था? अल्बुकर्क ने गोवा को कब बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था? कब जीता था? ये जीता था 1510 में। कब जीता था? 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। ठीक है, यहाँ आपका टेस्ट होता है खत्म और आपने 50 क्वेश्चंस को पूरा किया है। आज मैंने नंबर भी डाला हुआ है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कितना क्वेश्चन था नहीं था। और अब आप खुद को एनालाइज कर पा रहे हो आपने पूरा वीक क्या किया। आपने अगर ध्यान से पढ़ा, आपने याद रखा है, तो आपको स्कोर जो है वो 45 प्लस निश्चित रूप से आ रहा होगा। और जिनको भी 45 प्लस आ रहा है वही कमेंट करके नीचे बताना। रेस्ट जो कमेंट नहीं करोगे मुझे पता चल जाएगा तुम लोग का क्वालिटी क्या है, एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सुनने में बुरा जरूर लगेगा, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनको भी 40 से नीचे आ रहा है वो एग्जाम में क्वालिफाई करने के एलिजिबल कम से कम अभी तो नहीं हो। आगे का मुझे नहीं पता, सुनने में बुरा जरूर लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये बुरा लगना चाहिए तुमको। ये बुरा इतना लगना चाहिए कि तुमको रात में आज नींद नहीं आना चाहिए। और अगर फिर भी तुमको नींद आ रही है तो तुमसे बड़ा गया गुजरा स्टूडेंट कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई के नाम पे बस अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और यहाँ से जिस किसी को भी 40 से कम मार्क्स आ रहा है उनके लिए मेरे तरफ से एक कड़ी चेतावनी है। अगर आपको थोड़ा भी अगर शर्म है, अपने माँ बाप का जो पैसा आपने बर्बाद किया अभी तक, अगर थोड़ा सा भी उसमें आप उनको कुछ देना चाहते हो तो अभी भी समय है, मेहनत करना चालू करो। ठीक है, और आपको ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ इस आपके दिल में चुभना चाहिए। अगर नहीं चुभ रहा है तो आप स्टूडेंट हो ही नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से आप सभी को बोल रहा हूँ, अगले वीक से ये फिर होगा, अगले वीक आपका टेस्ट फिर होगा। ठीक है, संडे को भी रात में आपका एक टेस्ट होना है जो बिहार एसआई मेंस स्पेशल के लिए मैंने बोला हुआ है। ठीक है, तो कल आपका संडे को टेस्ट होगा
और सिर्फ बिहार एसआई वाले नहीं, सारे स्टूडेंट एग्जाम दो, जो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, एग्जाम आपको ये टेस्ट लगाना है, ठीक है। इसमें आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस तो सारे नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। आप एक एनालिसिस कर पाओगे, आप अगर एग्जाम में जा रहे हो तो आप कितना अटेम्प्ट ले पाते हो, क्या कर पाते हो, ठीक है। लेकिन ये वन लाइनर वाला जो टेस्ट है, ये पूरी तरह से आपके मेहनत पे डिपेंड है, आप पूरा सप्ताह क्या करते हो। आपको अगर एक बार में याद नहीं होता है, आप दोबारा देखो, लेकिन आप ये सोच लो ना, इस वीक आपका जो वो 50 क्वेश्चन करके 5 दिन का क्लास आया, 5 दिन में आपका कितना हो गया, 250 क्वेश्चन। तो आप अपना टारगेट रखो, ये तो मिनिमम है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये भी नहीं पढ़ पा रहे हो एक सप्ताह में, तो आपका क्वालिफिकेशन कहां से होगा, अपने आप में ये सोच के देखना, ठीक है। तो मैं इस वीक का थोड़ा सा आपको लेजर एक दे रहा हूं कि आप, चलो कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो अगले वीक से, यानी कल परसों से, मंडे से आप अपने आप को एक नए रूप में ढालो और पूरी जी जान से मेहनत करो, ठीक है। चलो कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट में, और फिर मंडे से अपना रेगुलर क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।